गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने दाब आधिक्य की चर्चा किया था किसी द्रव की बूंद के लिए और पानी के अंदर या किसी भी द्रव में स्थित वायु के बुलबुले के लिए, इन दोनों के लिए दाब आधिक्य का मान आपका कितना आया था? T/R आया था, जहाँ पर R नवचंद्रक की त्रिज्या हुआ करती थी और T उस द्रव का पृष्ठ तनाव होता था। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य की गणना किया था। उसका मान कितना आता था? ये मान 4T/R आया था, जहाँ पर T साबुन का पृष्ठ तनाव था और R नवचंद्रक की त्रिज्या हुआ करती थी। ये जो अंदर आया था 2T/R और यहाँ पर 4T/R, ये क्यों आता था? क्योंकि इन दोनों के पास जो द्रव की बूंद थी, चाहे हवा का बुलबुला पानी के अंदर रहा था, इनके पास मुक्त पृष्ठ की संख्या या ऐसा पृष्ठ जो वायु के संपर्क में रहता था वो कितना था? 1 था। और साबुन के का जो बुलबुला है उसके 2 तल वायु के संपर्क में रहते थे, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। इस नाते इसका मान 4T/R आता था, दाब आधिक्य का मान यहाँ। आज हम केशिकत्व या कैपिलरिटी के बारे में सीखते हैं कि ये क्या होता है। बच्चों, ये प्रयोगों में देखा गया कि एक कांच की दोनों सिरों पर मुक्त केश नली को, अच्छा केश नली अगर पूछा जाए इसके बारे में आप क्या बताओगे? शब्द पूरा है, कांच की दोनों सिरों पर खुली किसी केश नली को हम किसी द्रव में सीधा खड़ा करते हैं तो केश नली में द्रव का तल या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे गिर जाता है। इसी द्रव के ऊपर केश नली में ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। लेकिन अब एक केश नली क्या है? देखो, ये शब्द से स्पष्ट हो रहा है। अगर केश नली की बात आपसे पूछा जाएगा, इसकी बात, केश नली की बात, तो केश का मतलब आप क्या जानते हो? बाल होता है। तो ऐसी नली जिसका छिद्र कितना हो? बाल के समान बारीक, बहुत पतला छिद्र, उस नली को आप क्या कहोगे? केश नली कहोगे। यानी कि जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम हो, बहुत बारीक छिद्र वाली नदी ही क्या है? केश नदी। तो ऐसी कोई केश नदी आपको लेना है जो दोनों सिरों पर मुक्त हो। उसको किस में खड़ा करना है? किसी द्रव में खड़ा कर देना है। तो इसके साथ क्या होगा? या तो इस नदी में पानी का तल ऊपर चढ़ जाएगा और या तो पानी का तल इस नदी में, सॉरी द्रव का तल, अगर यहाँ पारा कोई मान नहीं हो तो ये नीचे उतर आएगा। इस तल पर ये किसके लिए होगा? पारे के लिए होगा और ये जल के लिए होगा। जल में खड़ा करोगे तो ऊपर उठ जाएगा और पारे में खड़ा करोगे तो नीचे उठ जाएगा। इस केश नदी में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना को क्या कहोगे? केशिकत्व कहोगे। क्या कहोगे? केशिकत्व कहोगे। अब यहाँ चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं, इनमें 2 केश नदियाँ ली गई है। इनका नाम मैं दे दूँ ए और बी। ये दोनों ही दोनों सिरों पर क्या है? मुक्त हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों सिरे इनके क्या हैं? खुले हैं। ये किसी द्रव में, यानी इस द्रव को आप क्या कर दीजिए? जल में को खड़ी की गई, जिसमें से केश नदी बी आपकी ज्यादा सक्रिय है और केश नदी ये कम सक्रिय है। तो अब जल में जब खड़ी की जाएगी, केश नदी बनी किसकी है? शीशे की है। तो शीशा और पानी जब इसके संपर्क में आएगा इस वाली वाल के, तो इसका तल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ऊपर में अवतल हो जाएगा। वही काम यहाँ भी हो रहा है और वही काम यहाँ भी हो रहा है। ये पृष्ठ इसके क्या हो गए? उत्तल हो गए। अब परक नदी के अंदर जरा देखिए, सॉरी केश नदी, परक नदी में कह रही हूँ, केश नदी के अंदर देखिए, यहाँ पर क्योंकि यह इसकी अपेक्षा में कम बारीक है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसमें जल कम ऊंचाई तक चढ़ा
और इसका जो व्यास है केस नदी ए की अपेक्षा कम है, इस कारण इसमें द्रव का तल ज्यादा ऊपर उठ गया। यही काम आप पारे के साथ देख सकते हो। पारे के लिए संपर्क कोण 135 अंश यानी कि अधिक कोण होगा, तो कांच और पारा इनका यह पृष्ठ क्या हो जाएगा, अवतल हो गया। सेम यही काम यहाँ हो रहा है। जब पारे में आप किसी केस नदी को खड़ा करते हो तो उसका तल नीचे गिर जाता है। ये ज्यादा चौड़ाई का है, इसमें तल कम नीचे गिरा। ये बारीक है इसकी अपेक्षा, तो इसमें पारे का तल और ज्यादा नीचे गिर गया। तो जो केस नदी में द्रव का तल इस बाहर वाले तल की अपेक्षा ऊपर चढ़ रहा है या फिर इस पारे की अपेक्षा बाह्य तल की अपेक्षा नीचे गिर जा रहा है, इसी द्रव के किसी केस नदी में चढ़ने या उतरने की घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। क्या हुआ परिभाषा इसकी, केस नदी में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। आप इसको यहाँ लिख दीजिए, किसी केस नदी में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना केशिकत्व कहलाती है। अब यहां से केस नदी क्या बनी आपकी, केस नदी अर्थात ऐसी नदी जिसका छिद्र, केस का मतलब केस के समान बारीक हो या बाल के समान बारीक हो। क्या क्या सीखा आपने, केशिकत्व की परिभाषा आप जान गए और केस नदी क्या होती है उसको जान गए। एक चीज यहाँ से स्पष्ट हो जानी चाहिए आपको कि केस नदी जितनी बारीक होगी उतना ही जल का तल उसमें ऊपर चढ़ेगा और पारे के लिए अगर करोगे उतना ही पारे का तल उसमें नीचे गिरेगा। अर्थात वह ऊंचाई जिस तक केस नदी में द्रव चढ़ता अथवा उतरता है वह केस नदी की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह केस नदी के संबंध में यूरिन का नियम था। आइए अब हम इस केशिकत्व का कारण जानते हैं। यह किसी केस नदी में जल है तो ऊपर चढ़ जा रहा है और पारा है तो वह नीचे क्यों गिर जा रहा है, इसका कारण समझते हैं। बच्चों, केस नदी में द्रव के तल का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना यह पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। इसके लिए पृष्ठ तनाव उत्तरदायी है। आइए इसको हम समझते हैं कि पृष्ठ तनाव किस प्रकार उत्तरदायी है। हमने मान लिया कि कोई केस नदी किसी द्रव में सीधी खड़ी की गई, तो खड़े करने के बाद केस नदी को द्रव में यहाँ पर ये आकृति कुछ औतलाकार बन जाए, ये आकृति थोड़ी सी और कर दीजिए, ये कुछ इस तरह का होगा। जस्ट जब आपने खड़ा किया अभी इस केस नदी को किसी द्रव में, तब अब होगा क्या, अब आपको पता है कि इस अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे का दाब, वो दाब आदित्य का मान कितना होता आप निकाल रख चुके हो पीछे, 2T/R होता है। अगर मान लिया कि यह इस तल पर ये दाब आपका वो कितना है, P लग रहा है, बाया दाब बाहरी तल पर, तो यही दाब तो यहाँ भी इस वाले पृष्ठ पर भी होगा, P। और इसके ठीक नीचे की बात करूँ तो यहाँ भी P दाब लगेगा, यहाँ भी। लेकिन जरा इस वाले पर ठीक जो केस नदी के नीचे नौचंद्रक बन रहा है केस नदी में, उसके ठीक नीचे यहाँ पर दाब विचार करो तो ये कितना ज़्यादा होगा, सॉरी कितना होगा, ये P-2T/R होगा दाब आधिक्य के कारण। अब ये द्रव इस नदी में इस अंदर को
जो इतनी कमी आ रही है 2t/r की, उसको पूरा करना चाहेगा और इसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, इस नदी में ऊपर चढ़ता चला जाएगा। इस वाली आकृति में आप देख सकते हो। और तब तक वो चढ़ता रहेगा जहां पर उतनी ही ऊंचाई पर चढ़ेगा जहां पर दाब 2t/r के बराबर आ जाए। अब अगर इसकी ऊंचाई आपने यच मान लिया मैंने, इस केस नदी में यह द्रव यच ऊंचाई तक चढ़ रहा है, तो यच ऊंचाई पर किसी द्रव स्तंभ के कारण दाब का सूत्र आप निकाल चुके हो ना, पास्कल का नियम और ये सारा कुछ जहां आपने पढ़ा है वहां पर निकाला था। यच ऊंचाई का अगर द्रव का कोई स्तंभ है उसके कारण दाब कितना होता है, वो रो जी एच के बराबर आता है, जान गए हो ना। तो ये बराबर कहाँ तक है, किसके है, ये 2t/R के। एक चीज और, इतना जो फिगर है ये वाला, इसको यहां से कट करिए और इसको जाकर के यहां पर जूम कर दीजिए। ये इस बिंदु से इस बिंदु तक ये क्या कैपिटल है, आपका जो नौचंद्रक यहाँ इस तरह में बन रहा था इसकी त्रिज्या ही तो था, नौचंद्रक की त्रिज्या। और अगर आपके इस केस नदी की जो त्रिज्या है वो कितनी हो, स्मॉल r हो, तब यहाँ से जो आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो या कांच और द्रव के लिए संपर्क कोण बना रहे हो उसका मान थीटा मान रखा है। अगर यहाँ पर थीटा है तो ये एंगल भी आप जान रहे हो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इस पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, आप इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। आप कहिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी में आप r और थीटा और स्मॉल r के बीच में कुछ संबंध निकाल सकते हो, और ये सी बात निकल सकता है। देखो जरा, थीटा के सामने की भुजा इसकी लंब बन गई, तो अगर आप निकालो यहाँ से cos थीटा बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसका क्या है, ए बी, और कर्ण इसका क्या है, बी सी। cos थीटा बराबर आपको क्या मिल गया, r बटे कैपिटल R, या कैपिटल R बराबर क्या मिला, r बटे cos थीटा। आप इस r का मान, इसको अगर समीकरण 1 मान लो तो इसमें पुट कर दो, r का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला आपको, रो जी एच बराबर 2t/r बटे cos थीटा। दिक्कत कोई? अगर नहीं दिक्कत है तो आप यहाँ लिख सकते हो एच बराबर 2t cos थीटा अपान r जी r रो जी, यानी जो किसी केस नदी में इतनी ऊंचाई तक चढ़ेगा जहां पर टी इस द्रव का पृष्ठ तनाव है, थीटा आपका संपर्क कोण, और स्मॉल r क्या है, केस नदी की त्रिज्या है, रो उस जल का घनत्व हुआ और जी गुरुत्वीय त्वरण है। आप यहाँ बताइएगा कि केस नदी में द्रव का चढ़ना एक निश्चित ऊंचाई तक ही संभव है, और जहां पर उसकी ऊंचाई पर तरल स्तंभ का दाब इस 2t/r के बराबर हो जाएगा, वहीं पर द्रव केस नदी में चढ़ना रुक जाएगा। यहाँ से और आप देख सकते हो कि 2t रो जी cos थीटा ये सारे नियतांक हो गए, या यहाँ से आप कह सकते हो h प्रोपोर्शनल 1/r के, अर्थात केस नदी का क्षेत्र जितना पतला होगा उसकी त्रिज्या जितनी कम होगी, जल उसमें उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगा। आगे हम जानते हैं कि अपर्याप्त लंबाई की अगर कोई केस नदी हो तो उसमें होगा चढ़ना ABC। अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने
एक फार्मूला ड्राइव किया था, जरा रिमाइंड कराओ तो। एच बराबर क्या हम लोगों ने निकाला था, 2t cos थीटा अपान रो जी आर। यहां से आपने जाना था कि एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, लेकिन अगर cos थीटा की बात करो तो अगर थीटा का मान 90 अंश से कम हो तब ये मान किस में आएगा, धनात्मक आएगा। यानी ऐसे द्रव जिनके लिए कांच के लिए संपर्क कोण का मान न्यून कोण होगा, वे क्या करेंगे, केस नदी में ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान आपको क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर थीटा का मान 90 अंश से ज़्यादा हो, अधिक कोण हो जाए जिनके लिए, उसमें क्या होगा, जरा विचार करो। वहाँ पर 90 से ऊपर cos थीटा का मान ऋणात्मक हो जाएगा, और यहाँ जैसे ये ऋणात्मक हुआ, यह मान भी ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, इसका मतलब जिनके लिए संपर्क कोण या स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होगा, वे द्रव केस नदी में नीचे उतरेंगे। क्लियर है। आगे हम सीखते हैं अपर्याप्त लंबाई की केस नदी में किसी द्रव का चढ़ना। इसके लिए आप मान लीजिए कि कोई द्रव है जो किसी केस नदी में यच ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है। अब जब यच ऊंचाई तक ऊपर चढ़ रहा है तो द्रव का घनत्व रो मान लीजिएगा और उसका पृष्ठ तनाव T हो, तब आप जानते हो कि रो जी एच बराबर 2t अपान आर। जहाँ आर क्या है, तो नौचंद्रक है, इसकी त्रिज्या है। तो अगर आप यहाँ से कुछ अरेंजमेंट करना चाहो तो लिख सकते हो एच इंटू आर बराबर 2t अपान रो जी के। क्यों भाई, सही है। अगर ये सही है तो जरा विचार करना, एच इंटू आर का जो गुणनफल है तो एक नियतांक के हो रहा है कि नहीं, बताओ भाई, कैसे हो रहा है। टी द्रव का पृष्ठ तनाव है, वो तो नियत रहेगा। रो घनत्व है, ये भी इसका मान दिए गए द्रव के लिए कांस्टेंट है, और जी ग्रेविटी, इसका भी मान कांस्टेंट है। तो आप इसको लिख सकते हो कि दिए गए द्रव के लिए नियतांक। लेकिन अब जरा विचार करना कि अगर केस नदी की जो लंबाई है वो h से ज़्यादा है, तब तो ये बात ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन अगर केस नदी की लंबाई द्रव में जो तल चढ़ रहा है उससे छोटी हो, तब क्या होगा। मान लीजिए यह ऊंचाई क्या है, h डैश है, उस समय जो यहाँ पर द्रव होगा वो अपने आप को क्या करेगा, क्योंकि h इंटू आर का गुणनफल क्या है, नियतांक हो रहा है। ये द्रव भरता गया और इस ऊंचाई पर बैठ करके वो इस नौचंद्रक की त्रिज्या को क्या करेगा, और ज़्यादा यहाँ तक फैला देगा। और अगर ऊंचाई से छोटी होती, यहाँ तक द्रव चढ़ रहा है, इससे केस नदी से वो छोटा होता, तब ये इस तरह बनता है ना। लेकिन यही नौचंद्रक अब आपका यहाँ पर जाकर के अपने आप को क्या करेगा, और बड़ा करेगा। क्यों, क्योंकि यह गैस का मान छोटा हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अब जो यहाँ पर नौचंद्रक बन रहा है उसकी त्रिज्या अगर आप r डैश मानो तो क्या करेगा, अपने आप को बड़ा करने का प्रयास करेगा। तो मुक्त सिरे पर द्रव अपने आप को फैला करके इतना ज़्यादा कर लेता है कि एच और आर का जो गुणनफल वो अभी भी नियत ही बना रहे। तो इसके लिए आपको मिलेगा एच डैश आर डैश बराबर भी किसके, एच आर के बराबर 2t अपान रो जी के। यहाँ पर मान में अभी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात अगर अपर्याप्त लंबाई की केस नदी है और उसमें द्रव को चढ़ा करके सोचो कि ये फुहार आप बना सको, तो ऐसा संभव नहीं है। आइए अब हम केशिकात्व के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। आप
कभी भी किसी तौलिए के एक सिरे को द्रव से भरी बाल्टी में डाल दो, जल से भरी बाल्टी में, कुछ समय के बाद क्या देखते हो, दूसरा सिरा भी पानी से भीग जाता है। तो होता क्या है कि जो धागे बने जिनसे तौलिया आपकी बनी है उसके अंदर असंख्य बारीक छिद्र होते हैं, उनमें से होते हुए कैसे भी बिहेव करते हैं, केस नदी की तरह व्यवहार करते हैं, और एक समय आता धीरे धीरे वो द्रव चढ़ करके दूसरे सिरे तक भी पहुंच जाता है। सेम यही घटना जैसे पुराने समय में लोग दीपक बनाते थे, या अभी भी दीपक जलाते ही हैं, तो उसकी बत्ती बनाते हैं रुई की, और तेल एक लालटेन देखे हुआ, उसमें मिट्टी का तेल जो बत्ती में चढ़ता है वो भी किसके कारण संभव है, इस केशिकत्व के कारण संभव होता है। या पेड़ पौधों की जड़ों से जो पानी पौधों की टहनियों और पत्तियों तक पहुंचता है वह भी सारा कुछ केशिकत्व के कारण ही संभव है कि पेड़ की जड़ों के पास या उसकी टहनियों में असंख्य ये छिद्र पाए जाएंगे, जिससे हो करके द्रव या जल पौधों की टहनियों तक, तनों तक और पत्तियों तक पहुंचता रहता है। आप देखते होंगे कि किसान क्या करते हैं कि वर्षा होने के बाद खेत की जुताई कर देते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी के नीचे जो असंख्य आपकी ये केस नदियाँ बनी होती हैं वो क्या हो, जिससे टूट जाए, और जो नमी है वो ऊपर ना आने पाए, नीचे वो अभी भी नमी बरकरार रहे। स्याही के सोखते का भी सिद्धांत इसी प्रकार रहता है। कहीं पर गीली स्याही रहती है, उसके ऊपर जैसे ही आप सोखता रखते हो, क्या करता है कि सोखते में बहुत बारीक बारीक महीन छिद्र होते हैं, इसको लाइक कैसा बिहेव करेंगे वो केस नदी की भांति व्यवहार करेंगे और स्याही पहुँच कर उसमें सोखते में आ जाएगी। इसी प्रकार किसी कागज के सोखते पर आप लिखना चाहो तो भी आप लिख नहीं पाओगे। कॉफी पाउडर भी ऐसे ही पानी में उसका घुल जाना भी केशिकत्व के कारण ही संभव है। तो ये तमाम उदाहरण केशिकत्व के हैं। कल हम लोग किसी केस नदी में द्रव के उन्नयन के सूत्र का निगमन करेंगे।